नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लुसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें इतिहास के आधुनिक भारत को कवर कर रहे हैं। तो इसका ये पार्ट 6 है। ऑलरेडी जो वीडियो बन चुका है उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पे। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग इसमें यहाँ से शुरू करने वाले हैं लॉर्ड डलहौजी से। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे कि इसका शासन कब से कब तक था, यानी कि इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, और इस जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस करते चलेंगे और किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो भी समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि जो दूसरा एंग्लो सिख युद्ध हुआ, ठीक है, जो द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध हुआ कब हुआ, तो 1848 से लेकर 1849 ईस्वी, तथा जो पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कब हुआ, 29 मार्च 1849 ईस्वी। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा जो कोहिनूर था, महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। तो ये जो लॉर्ड डलहौजी थे, इनके शासनकाल में क्या हुआ कि जो दूसरा एंग्लो सिख युद्ध हुआ, ठीक है, एंग्लो सिख युद्ध हुआ कब हुआ, तो 1848 और 49 में हुआ। और जो पंजाब का जो ब्रिटिश शासन था उसमें विलय हो गया कब हुआ, तो 29 मार्च 1849 ईस्वी को। उसके बाद जो पूरे विश्व में विख्यात है सिख राज्य का जो प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर था, उसे क्या कर दिया गया, महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो दूसरा एंग्लो सिख युद्ध हुआ उसके दौरान 3 बड़े युद्ध लड़े गए। ठीक है, 3 युद्ध लड़े गए। एक तो पहला रामनगर का युद्ध, ठीक है, प्रथम रामनगर का युद्ध जो कि 16 नवंबर 1848 ईस्वी को अनिर्मित द्वारा अनिर्मित, ठीक है, अनिर्मित था। और दूसरा अगर हम बात करें तो चिलिया वाला का युद्ध, दूसरा कौन सा युद्ध था, चिलिया वाला का युद्ध जो कि 13 जनवरी 1849 ईस्वी को अनिर्मित था। और तीसरा अगर हम बात करें तीसरा युद्ध तो वो कौन सा था, गुजरात का, ठीक है, चिनाव नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 ईस्वी को हुआ, जिसमें जो सिख थे वो बुरी तरह पराजित हो गए। तो जो अंग्रेज और सिख थे उनके बीच में क्या हुआ कि उस युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध का कब कौन सा था, तो रामनगर का युद्ध जो कि 16 नवंबर 1848 ईस्वी को हुआ। दूसरा चिलिया वाला जो युद्ध था 13 जनवरी 1849 ईस्वी को। और तीसरा था गुजरात का युद्ध। तो जो तीसरा युद्ध वो गुजरात जो चिनाब नदी है उसके किनारे पर हुआ। और कब हुआ, तो 12 मार्च 1849 ईस्वी को हुआ, जिसमें क्या हुआ कि जो सिख थे वो अंग्रेजों से बुरी तरह से पराजित हो गए, हार गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध और ठीक है, तो जो दूसरा एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ और सन 1892 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो क्या हुआ कि जो लॉर्ड डलहौजी थे इनके टाइम में क्या हुआ कि दूसरा जो एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ और सन 1852 ईस्वी में क्या हुआ कि जो लोअर बर्मा था उसको और जो पीगू था उसको क्या किया गया, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर क्या किया कि सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। तो जो लॉर्ड डलहौजी था उसने क्या किया कि सिक्किम पर एक आरोप लगाया। आरोप ऐसा था कि जो 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ उसने बोला कि इस पर दुर्व्यवहार किया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और ये आरोप लगाकर उसने क्या किया, सन 1850 ईस्वी में उस पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है, उस पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो 1852 है उस समय एक कमीशन का स्थापना किया गया जिसका नाम था इनाम कमीशन। और इसका उद्देश्य था जो भूमिकर रहित जागीर थे उनका पता करके उन्हें छीनना था। ठीक है, तो जो भी मतलब भूमिकर रहित जागीर थे उनका पता करके उन्हें छीनना था। तो इनाम कमीशन के तहत क्या किया गया कि उद्देश्य ये था कि जो भूमिकर रहित जागीर हैं उनका पता करके उन्हें छीनना था। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापक सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, ठीक है, ये एक फेमस था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की अगर जब भी बात पूछा जाए कि किसके शासनकाल में लाया गया तो ये था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो डलहौजी का जो शासन काल था उसके व्यापक सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत, तो ये जो नीति था, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, जो अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य कौन कौन से थे, चलिए उसको देख लेते हैं कि वो कौन कौन सा जो राज्य था जिसे अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया था। तो सर्वप्रथम सतारा, ठीक है, सतारा 1848 ईस्वी में। फिर जैतपुर जिसे बुंदेलखंड, ठीक है, और संभलपुर जो कि उड़ीसा में पड़ता है 1849 ईस्वी में। और बघाट हिमाचल प्रदेश में 1850 ईस्वी में। अगर उदयपुर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है
1852 ईस्वी में, और झांसी, ठीक है, 1853 ईस्वी में, और नागपुर 1854 ईस्वी में। तो ये जो यहाँ पे आप नाम देख रहे हैं, इसे क्या किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत विलय किया गया था। तो ये सारे राज्य थे जो अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया था, इसके वजह से, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की वजह से। सन 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद क्या किया गया कि ये सिर्फ क्या करता था, आरोप लगाता था, जैसे कि अवध पर, सिक्किम पे लगाया, उसके बाद से अवध पर इसने क्या किया, कुशासन का आरोप लगाया और अंग्रेजी राज्य में उसे मिला लिया। उस समय अवध का नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह था, ठीक है। जो वाजिद अली शाह था वो उस समय अवध का क्या था, नवाब था, जिस पे क्या किया गया कि एक कुशासन का आरोप लगाया गया और अंग्रेजी राज्य में उसे मिला लिया गया। कब मिलाया गया, तो 1856 ईस्वी में। यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि सन 1856 ईस्वी में जो लॉर्ड डलहौजी था उसने क्या किया, तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। तो जो लॉर्ड डलहौजी था इसने क्या किया कि तोपखाने का जो मुख्यालय पहले कलकत्ता हुआ करता था उसको उसने क्या किया, बदल के मेरठ कर दिया, और जो सेना का मुख्यालय था उसको कहाँ पे स्थापित कर दिया, तो शिमला में किया। और कब किया, तो सन याद रखिएगा 1856 ईस्वी। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो दिया गया है कि शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। तो जो शिक्षा संबंधित सुधार थे उसके लिए उसने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में एक वुड डिस्पैच नामक नियम लागू किया। इसके अनुसार जिलों में जो एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी स्कूल तथा 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। तो शिक्षा संबंधी सुधार किया गया, जिसमें क्या किया गया, एक वुड डिस्पैच को लागू किया गया। और जो ये वुड डिस्पैच था इसके अनुसार क्या करना था कि जिले में एक एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल और जो भी प्रमुख नगर है वहाँ पे सरकारी स्कूल, तथा 1857 ईस्वी में इसने क्या किया कि जो 3 प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन सा, एक कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, तो वहाँ पे एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, और साथ ही जो प्रत्येक प्रदेश था वहाँ पे शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। तो ऐसा किस वजह से हुआ, तो वुड डिस्पैच लागू किया गया इस वजह से, और इससे क्या हुआ कि शिक्षा संबंधी सुधार किया गया, किसके द्वारा, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो भी पॉइंट है उसको हम लोग समझते हैं। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, ठीक है। तो भारत में अगर रेलवे की जनक की बात करें तो किसे माना जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी थे, उसको ही भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। तो यहाँ से अलग अलग तरह से सवाल पूछा जाता है, जैसे कि रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। पहली बार रेल कब से कब चलाया, कहाँ से कहाँ चलाया गया था और कितने किलोमीटर की दूरी तय की गई थी, तो डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आपसे तो बताइएगा कि बम्बई से थाने चली थी जिसका दूरी 34 किलोमीटर है, और कब चलाई गई थी, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, ठीक है। ये सारी चीज़ें इतना यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं तो दिया गया कि सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। तो उसके बाद से 53 में रेलवे आया, ठीक है। उसके बाद 1854 में क्या किया गया कि नया पोस्ट ऑफिस एक्ट को पारित किया गया, और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ किया गया। तो पूछा जाएगा कि जो डाक टिकट का प्रचलन भारत में कब किया गया, तो याद रखिएगा 1854 में किया गया था, ठीक है। और जो लॉर्ड डलहौजी था इसने क्या किया था, पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसने क्या किया था कि पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही किया गया था। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया 1854 में कि एक स्वतंत्र विभाग के रूप में, ठीक है, किस तरह से, तो 1854 में इसने क्या किया कि एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग का स्थापना कर दिया, ठीक है। किसने क्या किया, एक लोक सेवा विभाग का स्थापना किया। और इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई। तो तार मतलब क्या था, जैसे अभी मोबाइल फोन यूज होता है उसके पहले क्या होता था, एसटीडी वगैरह होता था, ठीक है, लैंडलाइन। तो उसी तरह इस एक तार था जिसमें मतलब संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। तो इसका शुरुआत किसके टाइम पीरियड में हुआ, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में ही किया गया। कब, 1853 में। और पहली बार कलकत्ता एवं आगरा के बीच ये मतलब बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, ठीक है। तो जो ग्रीष्मकालीन राजधानी था किसको बनाया गया, शिमला को बनाया गया, किसके द्वारा, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है।
1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक, ठीक है, क्या हुआ कि उसके बाद से 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया, उसके द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। तो 1853 में क्या किया गया कि एक चार्टर एक्ट आया, जिसके द्वारा क्या किया गया कि कंपनी के जो संचालक मंडल से क्या किया गया कि कंपनी के जो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार था, यानी कि वही लोग मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको नियुक्त कौन करता था, तो कंपनी के संचालक जो मंडल थे उससे वो करते थे, तो उनसे ये राइट छीन लिया गया, वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही जो भी अधिकारी थे उनकी नियुक्ति के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई, ठीक है। यानी कि 18 से 23 वर्ष के बीच में जो भी लोग जो ये परीक्षा पास करेंगे वो अधिकारी बनेंगे। ऐसे पहले था कि वो खुद से करते थे, लेकिन बाद में इसको परीक्षा बेस पे कर दिया गया, जिस तरह की अभी आपके पास है। अगर आपको अधिकारी बनना है और आप पढ़ रहे हैं, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे तो आप आसानी से अधिकारी बन पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं एग्ज़ाम क्लियर होगा तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक नोट दिया गया कि जो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे वो पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में जो सिविल सेवा परीक्षा हुई थी उसमें सफलता प्राप्त किए थे। और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया कि 1922 ईस्वी में इलाहाबाद यानी कि भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। सबसे पहली बार 1863 ईस्वी में जो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे वो पहले भारतीय थे जिन्होंने लंदन में जो सिविल सेवा परीक्षा हुआ उसमें सफलता प्राप्त किया। और बाद में जो 1922 में भारत और लंदन, भारत में जो इलाहाबाद जगह है और लंदन दोनों जगहों पे एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा था। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। तो लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है डलहौजी के बारे में कि जो लॉर्ड डलहौजी थे वो उन्होंने क्या किया था कि जो नर बलि प्रथा, ठीक है, नर बलि प्रथा इसको रोकने का भी प्रयास इनके द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था अभी हमने आपको बता दिया है। अब हम लोग लॉर्ड कैनिंग के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में कुछ घटना भी हुआ था तो उसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए लॉर्ड कैनिंग को शुरू करते हैं। तो इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1856 से 1862 ईस्वी तक। तो चलिए देखते हैं जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था, ठीक है। तो क्या दिया गया है कि जो लॉर्ड कैनिंग थे वो उनका टाइम पीरियड 1856 से 1862 ईस्वी तक था। और इनका अगर पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट ये दिया गया कि यह भारत में जो कंपनी था, ठीक है, जो कंपनी था उसके द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। तो गवर्नर जनरल का कहानी यहाँ पे खत्म हो जाता है और इनको प्रथम वायसराय बना दिया जाता है, यानी कि भारत का पहला वायसराय कौन बने, तो लॉर्ड कैनिंग बने, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो दिया गया कि इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह, सिपोय म्यूटिनी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। मंगल पांडे का नाम सुना होगा आपने। तो मंगल पांडे मूवी भी है और बार बार जब भी ये नाम आता है हम आपको बोलते हैं उसको देखिए, थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा मतलब किस चीज़ें हुई थी, किस वजह से हुई थी, क्या कहानी था, किस किसने सपोर्ट किया था, ये सारी चीज़ उसमें दी गई है, ठीक है। तो मंगल पांडे मूवी देखिएगा जब भी आपको समय मिले, थोड़ा सा लंबा मूवी है तो संडे वगैरह को अगर फ्री होते हैं तो रील्स वगैरह ना देख के इस सब जो ऐतिहासिक मूवीज़ है उसको देखिए, उससे आपको सीखने को मिलेगा, इंटरेस्ट आएगा का इतिहास में कि किस तरह से जो मतलब हमारे देश के लोग थे हम हमें स्वतंत्रता दिलाए, किस तरह से विरोध इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया, हर चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो वही ये जो मतलब 1857 का एक ऐतिहासिक घटना हुआ, महत्वपूर्ण घटना जो था जिसको बोला गया सिपोय म्यूटिनी नाम दिया गया। और ऐसे एक और नाम दिया गया कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता को लेके पहला जो वॉर शुरू किया गया था इनके द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसी विद्रोह के बाद जो प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में ले लिया गया। तो पहले क्या था कि जो कंपनी रूल कर रही थी, ठीक है, पहले कंपनी रूल था, बाद में क्या हुआ कि क्राउन रूल आ गया। जैसे ये मतलब ये घटना हुआ तो
क्राउन मतलब वहाँ पे जो मतलब क्राउन मतलब क्या कि जो लंदन में बैठे थी, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे है, तो इन लोगों से कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो फिर उसने क्या किया कि डायरेक्ट बोला कि अब हम यहाँ से डायरेक्ट रूल करेंगे, कि आज से कंपनी रूल ख़त्म और क्राउन रूल चालू। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि कैनिन के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो जो लॉर्ड कैनिन थे उनके समय में क्या हुआ कि 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, और जिसके अनुसार क्या किया गया कि जो पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों का को समाप्त कर दिया गया तथा कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। तो क्या किया गया कि 1866 ईस्वी में जो आगरा जगह था वहाँ पे एक हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, लेकिन बाद में क्या किया गया कि 1875 में उसे इलाहाबाद भेज दिया गया, यानी कि उसको बदल दिया गया, कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया, तो इलाहाबाद कर दिया गया। कैनिन के समय में ही 1856 ईस्वी में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, स्वतंत्र रूप से उसे लागू किया गया। यानी कि ये इसमें क्या हुआ कि जो पहले क्या था कि जो विधवा थी उनको तो सती बनना पड़ता था, लेकिन उसको धीरे धीरे ख़त्म करके क्या किया गया कि उनका फिर से विवाह का नियम लाया गया। ठीक है, तो ये किसके समय में पूरा हुआ पूर्ण रूप से, इस नियम को किसके द्वारा लागू किया गया, तो कैनिन के समय 1856 ईस्वी में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था इसको स्वतंत्र रूप से लागू किया गया। और भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो एक अच्छे समाज सुधारक थे, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को लेकर काफ़ी मेहनत किया था, और बाद में इसका नियम भी आया। और जो पहला जो कानूनी विधवा विवाह हुआ वो कब हुआ, तो 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को, और किसके देखरेख में और प्रेरणा से हुआ, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ था। 1856 में पैतृक संपत्ति से जो संबंधित जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो मतलब क्या क्या होता है, बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं कि जैसे जो हिंदू है वो मुस्लिम हो गए, मुस्लिम हो गए थे वो हिंदू हो गए। तो इस तरह में जो होता था, इसमें क्या किया गया, एक नियम लाया गया। ठीक है, कि जो पैतृक संपत्ति यानी कि जो पिता का संपत्ति है उससे संबंधित एक कानून बनाया गया, और उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि जो धर्म परिवर्तन है, यानी कि जो कोई भी लोग जो धर्म परिवर्तित करता है अपने इच्छा से, चाहता है कि हिंदू से मुस्लिम में जाए, मुस्लिम से सिख में जाए, या जो भी है मतलब, तो ऐसा करने पर किसी व्यक्ति को जो उसकी पैतृक संपत्ति है, यानी कि जो उसके पिता की संपत्ति है, तो उससे उसे वंचित नहीं किया जाएगा। वो चाहेगा कि हाँ मुझे अपने पैतृक संपत्ति चाहिए, उसका हक चाहिए, तो उसे वो मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि 1857 यानी कि 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक कहलाया। ठीक है, तो 1857 यानी कि कैनिंग के समय ही क्या हुआ कि जो महालेखा परीक्षक पद था उसका सृजन किया गया, और जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। तो एक नियम अधिनियम आया, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी। इसके तहत क्या किया गया कि जो मुगल सम्राट का पद था उसको कम्प्लीटली खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मैकाले उसके बाद क्या हुआ कि मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया, तथा सन 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। तो क्या किया गया कि मैकाले द्वारा एक दंड संहिता प्रारूपित किया गया था, जिसको 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया, तथा सन 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के बारे में, कि जो व्यापक सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स था, यानी कि राज्य विलय नीति को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जिसको समाप्त किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड कैनिन के द्वारा कर दिया गया 1861 में। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे पॉइंट अगर हम देखें तो दिया गया कि 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। तो 1861 में एक एक्ट आया जिसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट, उसको पारित किया गया, तथा जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी उसको लागू किया गया। तो यहाँ तक हमने लॉर्ड कैनिन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग लॉर्ड
एलिगिन के बारे में पढ़ेंगे, एलिगन, ठीक है, लॉर्ड एलिगन के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉर्ड एलिगन के बारे में अगर हम जो पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।